हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल जेथी ऑनलाइन क्लासेस। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ बेहतरीन क्वेश्चंस जो आपको आने वाले जेई एग्ज़ाम्स और आने वाले यूपीपीएससी पॉलिटेक्निक लेक्चरर एग्ज़ाम के अंदर हेल्प कर सकते हैं। अगर ये आपका मेरे साथ फर्स्ट इंटरेक्शन है तो पिछले वीडियोस को आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, हम यहाँ से काफ़ी कुछ सीख कर जाने वाले हैं। ये क्वेश्चन मैंने पिछले वीडियो के लास्ट में पूछा था। इसके अंदर यहाँ पर पूछा गया है कि मल्टीमीटर इनमें से कौन सी चीज़ को मेज़र नहीं करता है। इसका जो सही आंसर है वो है सी, फ्रीक्वेंसी। कई लोगों ने इसका आंसर सही दिया था और जिन लोगों के सही आंसर है उनके नाम हैं शिव शक्ति, नौनिहाल चंद्रा एंड हरीश कियानी। अगर आप भी अपना नेम फीचर करवाना चाहते हैं नेक्स्ट सेशन के अंदर तो लास्ट में दिए गए क्वेश्चन का आपको आंसर करना होगा कमेंट बॉक्स में। ओके, नाउ मूविंग टू आवर क्वेश्चंस। इस क्वेश्चन के अंदर हमसे यहाँ पर पूछा गया है कि जो रिएक्टर्स हम यूज़ करते हैं पावर सिस्टम के अंदर उनकी वहाँ पर क्या यूटिलिटी है। रिएक्टर्स यहाँ पर यूज़ किए जाते हैं शॉर्ट सर्किट करंट को लिमिट करने के लिए, यानी कि उन्हें रोकने के लिए। और जो यहाँ पर रिएक्टर यूज़ किया जाता है वो उस रिएक्टर के अंदर यहाँ पर एक्स की वैल्यू ज़्यादा होती है, यानी कि रिएक्टेंस की वैल्यू ज़्यादा होती है इन कंपैरिजन टू रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस की वैल्यू यहाँ पर लो होती है। ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि अगर हम आर की वैल्यू को हाई लेंगे तो उसमें लॉसेस भी बढ़ जाएंगे जब शॉर्ट सर्किट होगा। तो इसलिए आर के कंपैरिजन में एक्स को ज़्यादा लिया जाता है। पर इस चीज़ का ड्रॉबैक ये है कि एक्स जब बढ़ेगा तो जो हमारा पावर फैक्टर होता है कॉस थीटा इज इक्वल्स टू आर बाय जेड, जब एक्स की वैल्यू इसके अंदर बढ़ेगी तो जेड बढ़ेगा, और जब जेड बढ़ेगा तो हमारा पावर फैक्टर कम हो जाएगा। ये यहाँ पर इसका ड्रॉबैक है। तो आपको इससे रिलेटेड तीनों बातें यहाँ पर याद रखनी है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा यहाँ पर टू लिमिट द शॉर्ट सर्किट करंट। आई होप ये सभी को समझ में आया होगा। इसी टाइप से मैंने पिछले वीडियोस में भी क्वेश्चंस करवाए हैं और वो आपको आपके जेईई एग्जाम्स में काफ़ी हेल्पफुल रहे होंगे। अगर आपने नहीं देखे हैं तो उन्हें आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। ओके, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन के अंदर हमें यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन गिवन है 8s + 2k इज इक्वल्स टू 0। और यहाँ पर हमसे पूछा गया है कि अगर कोई सिस्टम स्टेबल रहता है तो उस केस में k की वैल्यू यहाँ पर कितनी होगी। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि राउथ हर्विट्ज़ क्राइटेरिया के अंदर एक सिस्टम स्टेबल कब होता है, जब उसके फर्स्ट कॉलम के अंदर कोई भी साइन चेंज नहीं हो। कंडीशन होती है राउथ हर्विट्ज़ स्टेबिलिटी के हिसाब से। जानते हैं कि अगर मैं यहाँ पर एक ग्राफ बनाऊँ, यहाँ पर ये इमेजनरी एक्सिस है जे ओमेगा और यहाँ पर ये रियल एक्सिस है, तो जितनी बार भी नंबर ऑफ टाइम्स साइन चेंज होगा वो बराबर होगा नंबर ऑफ पोल्स आरएचएस की साइड में कितने हैं उसके। हमेशा जो पोल्स होने चाहिए स्टेबिलिटी के केस में वो होने चाहिए हमेशा लेफ्ट हैंड साइड में। जब भी अगर राइट हैंड साइड में जाएंगे कोई भी पोल्स या जीरोस तो उस केस में सिस्टम हो जाएगा अनस्टेबल। तो अब उसी के अकॉर्डिंग हमें यहाँ पर के की वैल्यू निकालनी है। यहाँ पर हम कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिखेंगे एफ ऑफ एस इज इक्वल्स टू 8s + k, और यहाँ पर राउथ हर्विट्ज़ क्राइटेरिया की तरह से यहाँ पर सॉल्व करेंगे। यहाँ पर लिखेंगे s⁻1 और यहाँ पर s⁻0। यहाँ पर फर्स्ट कॉलम में आएगा 8, नीचे आएगा 2k। अब मैंने जैसा कि आपको अभी बताया था कि फर्स्ट कॉलम के अंदर साइन चेंज नहीं होना चाहिए, तो यहाँ पर 2k की वैल्यू ग्रेटर दैन होनी चाहिए 0 से, यानी कि k की वैल्यू ग्रेटर दैन आनी चाहिए 0 से। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा बी, वेयर k इज़ ग्रेटर दैन 0। आई होप ये सभी को समझ में आया होगा। और इसी टाइप के क्वेश्चंस आपको यूपीपीएससी के पॉलिटेक्निक लेक्चर एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। तो जितना हो सके अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा इस वीडियो को। ओके, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन के अंदर हमसे यहाँ पर बोला गया है कि एक सिंक्रोनस मशीन के अंदर सिंक्रोनस रिएक्टेंस की वैल्यू कितनी होगी जब हमें आर्मेचर रिएक्टेंस XA और लीकेज रिएक्टेंस XL गिवन हो। यहाँ पर ये XL है। सिंक्रोनस मशीन का डायग्राम होता है, उसके अंदर एक EMF कनेक्टेड होता है। यहाँ पर मैं बना देता हूँ EF, और इसी के साथ यहाँ पर कनेक्टेड होता है XA यानी कि आर्मेचर रिएक्टेंस, और इसी के साथ ही यहाँ पर कनेक्टेड होता है लीकेज रिएक्टेंस, और इसी के साथ ही कनेक्टेड होता है लीकेज रिएक्टेंस, और उसके सीरीज़ में लगा होता है RA यानी आर्मेचर का रेजिस्टेंस, और यहाँ पर टर्मिनल वोल्टेज होता है। यहाँ पर XA + XL को मिलाकर कह दिया जाता है XS यानी सिंक्रोनस रिएक्टेंस। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा D, XA + XL। आई होप ये सभी को क्लियर हुआ होगा। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन के अंदर हमसे यहाँ पर पूछा गया है कि एनुअल बिल कंज्यूमर का कितना आएगा जब उसकी मैक्सिमम डिमांड 100 किलोवाट है और यहाँ पर पावर फैक्टर 0.8 लैगिंग है।
और लोड फैक्टर की वैल्यू 60% गिवन। जो टैरिफ लिया जा रहा है वो लिया जा रहा है 75 रुपीज़ पर केवीए और 15 पैसे पर किलोवाट आवर, यानी कि कितनी यूनिट के अकॉर्डिंग 15 पैसे लिए जा रहे हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए लोड फैक्टर का फॉर्मूला। लोड फैक्टर यहाँ पर होता है एवरेज लोड अपॉन में मैक्सिमम डिमांड। यहाँ पर जो एवरेज लोड होगा उसे हम लिख सकते हैं नंबर ऑफ़ यूनिट उसने कितनी कंज्यूम करी है, कंज्यूम इन ए गिवन टाइम। अब वो गिवन टाइम हमें कितना गिवन है, यहाँ पर एनुअल बिल उसने पूछा है। तो एक साल में कितने घंटे होते हैं, 8760, इतने आवर्स होते हैं। इस वैल्यू को जब हम पुट करेंगे इस फॉर्मूले के अंदर, तो यहाँ पर नंबर ऑफ यूनिट जो उसने कंज्यूम करी है वो बराबर आएगी लोड फैक्टर इनटू मैक्सिमम डिमांड इनटू 8760। फैक्टर की वैल्यू गिवन है 0.6, मैक्सिमम डिमांड हमें यहाँ पर गिवन है 100 और 8760 से हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जब हम इस वैल्यू को सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आंसर निकल कर आएगा 52560 यूनिट। इतनी यूनिट तो वो कंज्यूम कर रहा है, पर यूनिट के हिसाब से वो कितने पैसे ले रहा है, वो ले रहा है 15 पैसे पर यूनिट। पर हमें साथ में केवीए की रेटिंग भी पूछी है, उसके हिसाब से भी यहाँ पर टैरिफ लिया जा रहा है। तो केवीए हम यहाँ पर कैसे निकालेंगे, केवीए निकालने के लिए केवीए निकालने का फॉर्मूला होता है जो किलोवाट में रेटिंग दे रखी है उससे पावर फैक्टर को डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पर किलोवाट में हमें कितनी रेटिंग दी हुई थी, वो दी हुई थी 100 किलोवाट। तो 100 को हम यहाँ पर डिवाइड कर देंगे पावर फैक्टर 0.8 से। ये सब चीज़ें हमें क्वेश्चन के अंदर गिवन थी। तो यहाँ पर केवीए निकल कर आ जाएगा 125 केवीए लिया जा रहा है 15 पैसे। तो उसको इसलिए हम इस वैल्यू को मल्टीप्लाई कर देंगे 0.15 से। और यहाँ पर केवीए के हिसाब से जो लिया जा रहा था टैरिफ, वो लिया जा रहा था 75 रुपीज़। तो इसको यहाँ पर हम 75 से मल्टीप्लाई कर देंगे। और जब इन दोनों को ऐड करके हम जब वैल्यू को निकालेंगे तो हमारा जो आंसर निकल कर आएगा इन दोनों से, वो निकल कर आएगा ₹88215। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ARS 88,215। आई होप ये सभी को समझ में आया होगा। और इसी टाइप के न्यूमेरिकल्स आपको देखने को मिलेंगे अब जेई के अंदर। आई होप अगर किसी को ये चीज़ नहीं पता थी तो उसको कुछ सीखने को मिला होगा। और इसी तरीके से मैंने पिछले वीडियोज़ में भी काफ़ी कुछ एक्सप्लेन किया है, तो अगर आपने नहीं देखे तो उन्हें आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिल रहा है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। ओके, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन के अंदर हमसे यहाँ पर बोला गया है कि एक मल्टीमीटर के अंदर फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट दे रखा है 1 मिली एम्पियर। यहाँ पर ये 1 मिली एम्पियर है। तो हमसे यहाँ पर पूछी गई है सेंसिटिविटी उस मल्टीमीटर की। तो सेंसिटिविटी क्या होती है, सेंसिटिविटी होती है डिफ्लेक्शन पर यूनिट करंट। इसे हम एक तरीके से और लिख सकते हैं, वो होती है सेंसिटिविटी बराबर होती है 1/IFSD, यानी फुल स्केल डिफ्लेक्शन में वो कितना करंट दे रहा है उसका रेसिप्रोकल बराबर होता है सेंसिटिविटी के। तो यहाँ पर हमें गिवन है IFSD की वैल्यू 1 मिली एम्पियर, जिसे हम लिख सकते हैं 1 × 10⁻³ तो ये यहाँ पे ऊपर जाकर हो जाएगा 1000। और सेंसिटिविटी की यूनिट क्या बनेगी यहाँ पर, वो बनेगी ओम पर वोल्ट। कई बार आपसे सेंसिटिविटी की यूनिट ही पूछ ली जाएगी, तो आपको ये चीज़ भी याद रखनी है यहाँ पर। तो इसलिए यहाँ पर इसका सही आंसर होगा 1000 ओम पर वोल्ट। आई होप ये सभी को समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। इस क्वेश्चन के अंदर हमें यहाँ पर एक 6 पोल DC मशीन के अंदर 90 डिग्री मैकेनिकल डिग्री एंगल गिवन है और हमसे पूछा गया है थीटा की वैल्यू इलेक्ट्रिकल डिग्री के अंदर। तो यहाँ पर जो रिलेशन होता है इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल एंगल के बीच में, वो होता है थीटा इलेक्ट्रिकल = P/2 × थीटा मैकेनिकल। यहाँ पर P क्या है, यहाँ पर P है पोल्स। तो सिंपली हमें यहाँ पर इस वैल्यू पुट करनी है।
पी की वैल्यू हमें यहाँ पर जैसा कि क्वेश्चन के अंदर गिवन है 6, जैसा क्वेश्चन के अंदर गिवन है 6, तो यहाँ पर हम पुट कर देंगे 6/2। थीटा मैकेनिकल की वैल्यू गिवन है यहाँ पर 90, ये इससे कटेगा 3 टाइम्स और आंसर हो जाएगा 270 डिग्री। तो इसलिए जो इसका सही आंसर होगा वो होगा 270। आई होप आप सभी को ये चीज़ समझ में आई होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पर इस क्वेश्चन के अंदर हमें z पैरामीटर्स की वैल्यूज़ गिवन है और हमसे यहाँ पर पूछा गया है कि ABCD पैरामीटर्स की वैल्यू क्या होगी। तो अब जब भी ये क्वेश्चन आपके सामने आएगा तो आप शायद थोड़ा सोच में पड़ जाएं कि इसको करने के लिए काफ़ी कैलकुलेशन करनी। इसका एक सिंपल ट्रिक भी है, उसके थ्रू भी हम कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो आपको खुद की नॉलेज के लिए पता होना चाहिए कि इनका फॉर्मेट क्या होता है। तो z पैरामीटर्स को हम कैसे लिखते हैं? z पैरामीटर्स को हम लिखते हैं v1 = z11 i1 प्लस z12 i2, और v2 की इक्वेशन ऐसे ही इसमें आएगी z21 i1 प्लस z22 i2। ये होता है z पैरामीटर। और जो ABCD पैरामीटर्स हैं, यानी कि इन्हें हम ट्रांसमिशन लाइन पैरामीटर्स भी बोलते हैं, तो इसलिए इसे मैं डिनोट करूँगा T पैरामीटर से। T पैरामीटर्स को लिखने का तरीका है यहाँ पर v1 = AV2 प्लस BI2, यहाँ पर ये 2 है, और I1 की वैल्यू बराबर होगी CV2 प्लस DI2। तो आपको अपनी नॉलेज के लिए फ़र्स्ट ऑफ ऑल तो ये पता होना चाहिए कि z पैरामीटर और T पैरामीटर्स को हम किस फॉर्मेट में लिखते हैं। अब यहाँ पर हमें z पैरामीटर्स की वैल्यू गिवन है, तो हमें उसे कन्वर्ट करना है ABCD पैरामीटर्स में। तो इसको मैं एक टेबल के थ्रू समझाने की कोशिश करता हूँ। ये टेबल यहाँ पर याद रखनी है, इसके अकॉर्डिंग ही हम यहाँ पर इसकी वैल्यूज़ निकालेंगे। तो अब इसके अकॉर्डिंग जब हम सॉल्व करेंगे तो a की वैल्यू यहाँ पर निकल कर आएगी z11 अपॉन में z21। तो z11 की वैल्यू हमें यहाँ पर गिवन है 5, z21 की वैल्यू हमें यहाँ पर गिवन है 3, तो a की वैल्यू यहाँ पर हो जाएगी 5/3। इसी तरीके से हम यहाँ पर b की वैल्यू निकालेंगे। b की वैल्यू यहाँ पर निकलेगी del z, यानी कि इसका हमें निकालना है डिटर्मिनेंट अपॉन में z21। तो del z जब हम निकालेंगे तो ये निकल कर आएगा 26, ये तो आपको निकालना आता ही होगा, और z21 की वैल्यू है 3, तो यहाँ पर b की वैल्यू हो जाएगी 26/3। अब इन दो ही पैरामीटर्स से हम यहाँ पर हम आंसर डिफाइन कर सकते हैं। अगर हमें जल्दी से ये क्वेश्चन करना था तो इसका आंसर हो जाएगा b। पर फिर भी मैं आपको आगे के दोनों भी सॉल्व करके बता देता हूँ। तो c की वैल्यू यहाँ पर निकल कर आएगी 1 अपॉन में z21, तो ये हो जाएगी यहाँ पर 1/3, और d की वैल्यू निकल कर आएगी यहाँ पर z22 अपॉन में z21, तो ये यहाँ पर हो जाएगी 7/3। तो आई होप ये सभी को समझ में आया होगा, और इस तरीके से हम यहाँ पर ABCD पैरामीटर्स की वैल्यू निकाल सकते हैं जब हमें z पैरामीटर्स गिवन हो तो तब हम z की वैल्यू भी इसके थ्रू निकाल सकते हैं। इसके लिए आपको इस टेबल के अंदर जो भी डेटा है वो चीज़ आपको याद रखनी पड़ेगी। और अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिल रहा है तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। इस क्वेश्चन के अंदर हमसे यहाँ पर पूछा गया है कि रूट लोकस बनाते टाइम हम उसके अंदर लोकस चीज़ का ड्रॉ करते हैं। तो यहाँ पर इसका सही आंसर होगा क्लोज लूप पोल्स, यानी कि जब भी हम रूट लोकस बनाते हैं तो हम वहाँ पर क्लोज लूप पोल्स का वहाँ पर लोकस ड्रॉ करते हैं। उसके अकॉर्डिंग जैसा भी ग्राफ आता है वो हम प्लॉट करते हैं। इसके अलावा आपको एक चीज़ और याद रखनी है कि रूट लोकस के थ्रू हम निकालते हैं रिलेटिव स्टेबिलिटी। वहीं राउथ हर्विट्ज से हम निकालते हैं एब्सोल्यूट स्टेबिलिटी। कि इन दोनों चीज़ों से क्वेश्चन बनने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा रहती है, तो ये चीज़ आपको इसके अंदर याद ज़रूर रखनी है। आई होप ये सभी को समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन में हमें यहाँ पर एक फिगर दिया हुआ है और उसके अंदर हमें बोला गया है कि इस नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर के अंदर इसकी वोल्टेज गेन की वैल्यू निकालनी है। गेन की वैल्यू निकालने के लिए यहाँ पर फॉर्मूला होता है, भी नॉन इन्वर्टिंग का केस होगा तो उस केस में फॉर्मूला होगा 1 + RF/R, और जब भी इन्वर्टिंग के अंदर हम इनपुट देंगे तो इन्वर्टिंग के केस में होगा -RF/R।
तो यहाँ पर इस फिगर के अकॉर्डिंग हमें यहाँ पर वैल्यू पुट करनी है। तो इन्वर्टिंग के केस में हमें आंसर निकालना है, तो वो यहाँ पर निकल कर आएगा 1 प्लस RF की वैल्यू यहाँ पर 30 गिवन है और R की वैल्यू 2 गिवन है। तो इसका आंसर यहाँ पर निकल कर आएगा 16। आई होप आप सभी को ये चीज़ समझ में आई होगी और इसके अलावा आपको ये दोनों फॉर्मूलेस भी याद रखने हैं। टाइप के एज इट इज़ क्वेश्चंस कई बार जेईई एग्जाम्स में आपको देखने को मिल सकते हैं, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आगे याद रखने के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। इस क्वेश्चन के अंदर हमसे यहाँ पर पूछा गया है लाप्लास ट्रांसफॉर्म 3t⁴ का। तो वैसे तो आपको सभी के लाप्लास ट्रांसफॉर्म्स के फॉर्मूलेस पता होंगे। इसमें जो लाप्लास का फॉर्मूला लगेगा वो लगेगा लाप्लास ऑफ t⁴n, वो बराबर होता है n फैक्टोरियल अपॉन में s⁴n+1। तो हमें यहाँ पर गिवन है 3t⁴, इसका हमें लेना है लाप्लास। तो यहाँ पर हम इसे लिखेंगे 4 फैक्टोरियल, 3 एज इट इज़ यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा और s⁴n की वैल्यू यहाँ पर 4 थी तो 4+1 हो जाएगा। और जब हम इसे वैल्यू को सॉल्व करेंगे तो 4 का फैक्टोरियल होता है 24, नीचे आएगा s⁵, और जब इस वैल्यू को हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर निकल कर आएगा 72 अपॉन में s⁵। आई होप ये सभी को समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। इस क्वेश्चन के अंदर हमें यहाँ पर करंट की वैल्यू गिवन है I = 50 sin 100t एम्पियर। तो इस केस में हमें यहाँ पर पूछा गया है हाफ साइकिल के लिए एवरेज वैल्यू। तो एवरेज वैल्यू का जैसा कि आप सभी को फॉर्मूला पता होगा वो होता है, करंट के केस में हो जाएगा 2Im अपॉन में पाए। यहाँ पर 2 एज इट इज़ आ जाएगा। मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पर गिवन है 50, वो हम लिख देंगे और नीचे आएगा पाए, तो इसका आंसर होगा 100/पाए। पर ये चीज़ तो सभी को पता होगी, ये सिंपल फार्मूला तो सभी को पता होगा, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को इंक्लूड नहीं किया है। मैंने इंक्लूड इसलिए किया है क्योंकि जब कभी अगर आपसे क्वेश्चन के अंदर ये पूछ लिया गया कि फुल साइकिल के लिए इसकी वैल्यू बताइए, तब भी आप यही फॉर्मूला यहाँ पर पुट करने लग जाएंगे और वो हो जाएगा वहाँ पर आपका क्वेश्चन गलत। क्योंकि फुल साइकिल वेवफॉर्म के अंदर फुल साइकिल के लिए एवरेज वैल्यू होती है 0। तो ये चीज़ आपको यहाँ पर याद रखनी है। ये कई बार सिली मिस्टेक कर जाते हैं, हमें आता सब कुछ है फिर भी हम उस टाइम पर जल्दीबाजी में ये चीज़ कर जाते हैं, तो आपको इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखना है। आई होप ये सभी को अच्छा लगा होगा। अगर आपको कुछ सीखने को मिला है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। इस क्वेश्चन के अंदर हमें यहाँ पर एक यूनिटी फीडबैक कंट्रोल सिस्टम के अंदर ओपन लूप ट्रांसफ़र फंक्शन की वैल्यू गिवन है GS, और वो कितनी गिवन है 10s+2 अपॉन में s² है यहाँ पर s² s+1। अब इसके अंदर हमसे यहाँ पर पूछा गया है एक्सेलरेशन एरर कांस्टेंट। तो इसका फॉर्मूला होता है KA = लिमिट ऑफ s टेंड्स टू 0 s² GS। तो यहाँ पर जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो लिमिट हमें यहाँ पर s टेंड्स टू 0 बाद में पुट करनी है। s² यहाँ पर GS की वैल्यू हमें गिवन है 10s+2 अपॉन में s² s+1। यहाँ पे s² से ये s² कट जाएगा और जब s की वैल्यू हम इसके अंदर 0 पुट करेंगे तो यहाँ पर जो आंसर निकल कर आएगा वो निकल कर आएगा 20। तो यहाँ पर जो इसका सही आंसर होगा वो होगा B। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आगे याद रखने के लिए। आई होप ये सभी को समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। इस क्वेश्चन के अंदर हमसे यहाँ पर पूछा गया है कि जब सिस्टम के अंदर हमें फेज़ मार्जिन की वैल्यू नेगेटिव गिवन हो और गेन मार्जिन की वैल्यू पॉजिटिव गिवन हो, तो उस केस में सिस्टम कैसा रहेगा? वो स्टेबल रहेगा, अनस्टेबल रहेगा, या प्रोबेबिलिस्टिक रहेगा, या अनडिटरमाइंड रहेगा? तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं आपको गेन मार्जिन फेज़ मार्जिन का एक छोटा सा इंट्रोडक्शन देने की कोशिश करता हूँ। गेन मार्जिन होता है वो फैक्टर जिससे हम मल्टीप्लाई करें वो गेन को। ये सब फेज़ क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी पे मार्जिन होगा, वो फेज़ मार्जिन होगा कि -180 डिग्री से एंगल कितना कम है, किस पे? गेन क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी पे। तो ये दोनों चीज़ यहाँ पर होती है, गेन मार्जिन एंड फेज़ मार्जिन।
मे बी आप लोगों में से कुछ लोगों को ये चीज़ समझ में नहीं आई होगी या पूरी तरीके से, तो वो चीज़ मैं आगे के सेशंस के अंदर इंक्लूड करके समझा दूंगा। अभी तो इस क्वेश्चन को देखते हैं। एक चीज़ याद रखनी है, यहाँ पर मैं लिखता हूँ GM यानी कि गेन मार्जिन, और यहाँ पर लिखता हूँ फेज़ मार्जिन। लिखेंगे कि ये स्टेबल है, अनस्टेबल है, जो भी कंडीशन है रहेगी इसके साथ। तो जब भी ये दोनों वैल्यू पॉजिटिव में आएंगी तो हमारा जो सिस्टम होगा वो होगा स्टेबल, और जब भी ये दोनों वैल्यू ज़ीरो हो जाएंगी तो हमारा सिस्टम होगा मार्जिनली स्टेबल, मार्जिनली स्टेबल। और जब कभी भी ये वैल्यू एक दूसरे से डिफरेंट हो जाएंगी, यानी कि ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, यानी ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, तो इन दोनों केस में हमारा सिस्टम हो जाएगा अनस्टेबल। ये टेबल आपको याद रखनी है। इस टाइप के क्वेश्चंस ही आपको देखने को मिलेंगे अब आगे जेईई वाले एग्ज़ाम्स में। इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं आगे याद रखने के लिए। तो इसका जो यहाँ पर सही आंसर होगा वो होगा यहाँ पर अनस्टेबल, क्योंकि यहाँ पर हमें फेज़ मार्जिन नेगेटिव और गेन मार्जिन पॉजिटिव गिवन है। आई होप इस सेशन से आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। और ये रहा आपके लिए आज का क्वेश्चन। इसके अंदर पूछा गया है कि इनफाइनाइट बस बार को लेके इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। इसका आंसर आपको देना है कमेंट सेक्शन के अंदर। अगर आप भी अपना नेम फीचर करवाना चाहते हैं नेक्स्ट सेशन के अंदर, तो इसका आंसर आपको देना होगा कमेंट बॉक्स में। और आगे भी ऐसी नॉलेज गेन करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। और लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, हमें ऐसे इनकरेज करने के लिए, आगे वीडियोज़ बनाने के लिए। थैंक यू फॉर लिसनिंग।